फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद आईएएस पाथ में। आज हम नीट की पहला लेक्चर आपका जो है अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है। बायोलॉजी की एक यूनिट है, आपको बड़ा पता होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं, उनकी कार्य की क्या है। ठीक है ना। जैसा ही हमारा लीवर क्या काम करता है, हमारी किडनी क्या कार्य करती है, हमारे लंग्स क्या कार्य करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है। उस यूनिट में, फिजियोलॉजी वाली यूनिट में पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है आपका, दैट इज पहला जो चैप्टर है आपका ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला चैप्टर डाइजेशन, पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण, ये पहला चैप्टर है। तो जब हम कोई चीज खाते हैं, फूड जब हम कोई खाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उस फूड को पचाना भी होता है, और फूड पचने के बाद में हमारे शरीर में उसका अवशोषण होना भी बहुत ही जरूरी है। तो हमारे जो आंतें होती है उसको अवशोषित भी करती है। ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर पहला पॉइंट्स, हमारे फूड के यानी कि हमारे खाने के कंपोनेंट क्या होते हैं, हमें खाने से क्या चीज मिलती है। देखो, खाना जो है हमें एनर्जी देता है, आपको पता है, हम चल फिर पाते हैं। ठीक है नहीं, बोल पा रहा हूँ मैं, आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे मुझे। ठीक है नहीं, ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर एनर्जी। इन सब चीज़ों को ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है खाने के अंदर, फूड यानी कि भोजन के अंदर मौजूद इन मुख्य तत्वों से, या एक तरीके से कह लीजिए कंपोनेंट से या घटक से। तो खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये चीजें मुख्य होती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारी जो आंतें होती है इन सब चीजों को तो निकाल लेगी स्मॉल इंटेस्टाइन खासतौर से, और निकाल के इनको हमारे ब्लड के जरिए से बॉडी में ट्रांसफर कर देगी, जिनकी मदद से हमारी ग्रोथ होने लगेगी शरीर की, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलने लगेगी, और जो वेस्ट बचेगा उस वेस्ट को बॉडी से जो है बाहर कर देगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स आर कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड को, जो भी हम खाते हैं, हम तो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उन सारी चीजों को, इतने कॉम्प्लेक्स फूड को वो पहले छोटे पार्ट में, उससे छोटे पार्ट में, उससे छोटे पार्ट में, बिल्कुल सबसे साधारण पार्ट में तोड़ देगा, और सबसे छोटे पार्ट में जब वो तोड़ देगा, उसको ब्रेक कर देगा, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, डाइजेशन। ठीक है ना। तो फूड जो है कॉम्प्लेक्स होता है, फूड यानी कि आप जो भोजन खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसके थ्रू इस जटिल को सरल में ब्रेक कर देंगे, सरल, सिंपल में, सिंपल फूड में इसको ब्रेक कर देंगे। तो जटिल फूड को यहाँ पर सरल फूड में ब्रेक कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है, जाहिर सी बात है अपना आप तो होगा नहीं, उसके लिए भी बहुत सारे अंग काम कर रहे होंगे हमारे शरीर में, एंजाइम्स कार्य कर रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है नहीं, ऐसे कहते हैं कि आप जो एक चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसका डाइजेशन 5 घंटे में, 6 घंटे में आपकी बॉडी में हो जाता है। सॉरी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में से सारे एंजाइम्स निकाल लिए जाए, तो यही डाइजेशन जो एक रोटी का 5 घंटे में हो रहा था, उसमें 50 साल के करीब का समय लगेगा। तो आप देख रहे हैं कितनी धीमी प्रोसेस हो गई। एंजाइम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, कितनी रिएक्शन को फास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आगे देखते हैं, ये देखिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको पता है, माउथ से शुरू होके, मुंह से शुरू होके, ठीक है ना, ओरल कैविटी से, ये एनएस इसका लास्ट हिस्सा होता है। ये पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है एक एडल्ट में, एडल्ट समझ गए होंगे आप, एक एडल्ट मनुष्य में ये 32 फीट की होती है, 32 फीट की। मुड़ी थोड़ी रहती है इसलिए दिखती नहीं है, वरना इंसान की हाइट तो 5.5-6 फीट के आसपास होती है। तो ये 32 फीट की होती है। इसमें क्या सिस्टम होता है, क्या क्या होता है, उनको भी हम देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में ही, यहीं पे देखो ये 3 ग्लैंड होती है, एक पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है, एक है सबमैंडिबुलर, नीचे ठुड्डी में सबमैंडिबुलर होती है, और पैरोटिड होती है हमारे कान के पास, यहाँ पर पैरोटिड होती है, एंड सबलिंगुअल जो है आपकी यहाँ पर जो होती है। ठीक है ना। यहीं पर जो है ना 3 ऑर्गन होते हैं, फेरिंग्स, ओरल कैविटी और टंग, हमारी जीभ, वो भी यहीं पर है।
उसके बाद में देखेंगे ये ओइसोफेगस है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, फूड पाइप, ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप, फूड पाइप जिसके जरिए से जो है खाना बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ से ट्रेवल करके खाना आ जाएगा यहाँ पर स्टमक में। सो दिस इज स्टमक, तो खाना यहाँ स्टमक में आ जाता है। स्टमक के अंदर खाना जो है 5 से 6 घंटे रहता है, 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे खाना यहाँ पर पड़ा रहता है। ये बंद इन्वायरमेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक HCl नाम का हार्मोन बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर आपका हो गया स्टमक, तो इस स्टमक में जैसा कि जो भी फूड आता है, तो यहाँ पर एक सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका होती है। इन कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है HCl, आपने सुना भी होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सेल हार्मोन निकलता है। अब जब यहाँ खाना आया ऊपर से, मान लो इसोफेगस फूड के जरिए, फूड पाइप के जरिए से यहाँ पे भोजन आया, तो भोजन आने के बाद में भोजन 5 से 6 घंटे यहाँ पे रहेगा, मैंने जैसे कि बताया आपको भी। अब वो भोजन सड़ ना जाए, यहाँ पर खराब ना हो जाए, उसके लिए HCl होता है। तो HCl का काम है भोजन को सड़ने से बचाना, ठीक है ना, भोजन को सड़ने से बचाना। फिर स्टमक के नीचे देखो यहाँ पर ये लीवर दिखाई दे रहा होगा आपको, लीवर है। तो लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोलर होता है, सारे एंजाइम्स इसी में रिलीज होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लीवर उन्हें अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में गॉल ब्लैडर है नीचे यहाँ पर, पित्त की थैली जिसे बोल देते हैं हम भाषा में, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली, ठीक है ना। और ड्यूडेनम है, छोटी आंत का पहला भाग होता है ड्यूडेनम, ठीक है ना। ये तो स्टमक, स्टमक से छोटी आंत का पहला पार्ट निकलता है। फिर उसके बाद में जो है ये कॉलन है, कॉलन के भाग है, ट्रांसवर्स है, स्कैंडिंग है, इनके बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे, ठीक है ना। कॉलन बड़ी आंत को बोलते हैं, बस फिलहाल इतना ध्यान रखिए। और इसमें एक पार्ट होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ये बड़ी आंत का एक ऐसा भाग होता है जो आजकल कार्य करता ही नहीं है, मतलब वेस्टिजियल पार्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। पहले ये मनुष्य में होता था, काम करता था, लेकिन अब काम नहीं करता, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर मान लो यहाँ पर फूड चला जाए, इसके अंदर कोई फूड का पार्टिकल, खाने का, भोजन का पार्टिकल चला जाए, तो धीरे धीरे ये इसमें से बाहर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो अनएक्टिव है, वेस्टिजियल है। अब जब बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे अटक के रह जाएगा फूड का पार्टिकल। जब फूड का पार्टिकल यहाँ पे रुक के रह जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा फूड का पार्टिकल, तो इंसान के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन कर देते हैं, इसको काट ही देते हैं, क्योंकि काम तो उसका बॉडी में कुछ है नहीं। तो सुना भी होगा आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो उसी कारण से होता है अपेंडिक्स ऑपरेशन। फिर ये स्टमक के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पेंक्रियास, ये येलो से दिखाई दे रहा है ना, पेंक्रियास। पेंक्रियास का भी मेन रोल है, इसके अंदर 3 तरह की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा। हर सेल से एक अलग हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल जो होती है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, और गामा से सोमेटोस्टेटिन, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का नाम तो खैर आप सभी ने सुना ही होगा, ब्लड शुगर को कम कर देता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, और ग्लाइकोजन जो है बढ़ा देता है ब्लड शुगर को। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मेन रोल होता है। ये क्या करती है, जो यहाँ से फूड हजम होकर डाइजेस्ट होकर आया छोटी आंत में, तो छोटी आंत अब क्या करेगी, उस फूड को बॉडी के अंदर लेना शुरू कर देगी। यहाँ से किसके अंदर लेना शुरू कर देगी, बॉडी के अंदर लेना शुरू कर देगी, एब्जॉर्ब करना, यानी कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। यहाँ तक तो ऊपर से लगा के यहाँ तक तो सब डाइजेशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो छोटी आंत में आती है तो शुरू हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन। अब तक पाचन हो रहा था, अब अवशोषण शुरू होगा। अवशोषण मतलब हमारी बॉडी को जो भी फूड में इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो उन सबको खींचना शुरू कर देगी, उन सबको खींचना शुरू कर देगी। ध्यान से देखेंगे। ये देखो, सबसे पहला पार्ट जो है ओरल कैविटी का है, जिसे आप बक्कल कैविटी भी कह देते हैं। मुंह हमारा बक्कल कैविटी, माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, दांत हो गया आपके, टीथ, टंग, जीभ, और प्लेट, इसको बोलते हैं रूफ, ठीक है ना। तो ये वाले हिस्से इसमें होते हैं, प्लेट, रूफ, ये दिखाया भी है इसमें, देख लो। लिप्स हो गए बाहर के, फिर ये गम्स हो गए जिन्हें आप जबड़े बोलते हैं, गम्स। फिर हार्ड प्लेट, ये ऊपर का तालू जिसे बोल देते हैं ना, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है तालू, प्लेट। सॉफ्ट प्लेट भी होती है इसमें, हार्ड प्लेट भी होती है। आगे की हार्ड है, पीछे जाते हुए सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी, नाक के बिल्कुल नीचे की साइड में हार्ड होती है, पीछे जाते हुए सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, इन्हें ध्यान रखना है। फिर ये दांत है नीचे, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। टंग, जीभ है, इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले टीथ ही है यहाँ पर, टीथ, दांत, देखिए कितने सुंदर दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो टीथ, तो रेफर्स द नंबर, काइंड्स, अरेंजमेंट्स ऑफ द टीथ। तो हमको देखना है कितने तरह के टीथ होते हैं। तो टीथ होते हैं 3 तरह के, 1, 2, थिकोडेंट, हेट्रोडेंट और डाइफायोडेंट। डाइफायोडोंट, ये
टीथ होते हैं 3 तरह के, ठीक है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे थिकोडोंट। थिकोडोंट टीथ आर प्लेस्ड इन जॉ सॉकेट, यानी कि जो जबड़े के सॉकेट में रहते हैं, यानी कि जो हमारा जबड़ा है ना, जबड़े के सॉकेट में जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट टीथ आर डिफरेंट टाइप्स और डिसिमिलर, ये अलग अलग तरह के टीथ हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर्स। हमारे अंदर भी 4 तरह के दांत होते हैं, एक तो इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन्स होते हैं। इंसीजर जो सामने फ्रंट के दांत होते हैं ना, फ्रंट के, जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर दांत दिखाई दे, ये जो फ्रंट के दांत है ना, ये इंसीजर है। फिर जो ये निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पेन ऐसे अलग से दिखाई दे रही है, ये कैनाइन्स है। क्या है ये? कैनाइन। ये थोड़े से जो निकले रहते हैं मुंह के लिए से बाहर की तरफ निकले रहते हैं, उनसे पीछे जो होते हैं ना वो हो जाते हैं फिर मोलर्स, और मोलर से पीछे हो जाते हैं कौन से? प्रीमोलर्स, ठीक है ना। मोलर से पीछे प्रीमोलर। तो इंसीजर दांत कौन से हो गए? जो फ्रंट पे दिखाई देते हैं। कैनाइन्स जो निकले रहते हैं नोक की तरह, फिर उससे पीछे वाले प्रीमोलर, और सबसे पीछे क्या हो जाते हैं? मोलर। ये जिसे आप जाड़ बोल देते हैं, दाढ़ बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर डाइफाइडेंट। डाइफाइडेंट टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन द होल लाइफ, यानी ये डाइफाइडेंट का मतलब हो गया ये वो दांत है जो जीवन में 2 बार उगते हैं, दिखते हैं। आपको देखा भी होगा, आपको एक बचपन के दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, दूध के दांत, और एक होते हैं परमानेंट दांत। जब दूध के दांत गिर जाते हैं इंसान के, फिर आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है ना। तो एक चाइल्ड अगर होता है बच्चा 2 से 5 साल का, तो उसके इस तरीके से टीथ होते हैं, देख लो यहाँ पर ऐसे, ये हो गए इसके टीथ। उस टाइम पे तो टूथ होते हैं, मिल्क टूथ बोलते हैं इनको जा रहे हैं, और ये परमानेंट टूथ होते हैं इसके नीचे, ये परमानेंट है। फिर बाद में ये गिर जाएंगे और ये ऊपर आ जाते हैं, फिर ये निकल गए इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहले उसके ये होते हैं, कौन से दांत निकलते हैं शुरू में? मिल्क वाले, दूध के दांत, और फिर बाद में आते हैं परमानेंट दांत जो नीचे रहते हैं, फिर ये उग जाते हैं। बस परमानेंट आ गए तो आ गए, फिर तो ये होते नहीं। फिर टीथ फार्मूला, डेंटल फार्मूला। नीट में बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एडल्ट में खासतौर से टीथ का फार्मूला। तो आपको टीथ का फार्मूला याद रखना होता है, ये होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, और इंटू 2 करके देख लेते हैं। यानी वो ऊपर इतने दांत है, नीचे इतने दांत है, देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 तो हो गए ऊपर की तरफ दांत, और सेम यही प्रोसेस करते हुए 16 हो जाएंगे नीचे की तरफ दांत। टोटल मिला के कितने हो गए? 32 दांत। एक एडल्ट में 32 ही तो होते हैं। तो फॉर्मूला ये है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इसको आपको क्या करना है? याद करना है। 2 1 2 3 बाई, ये देखो परमानेंट टीथ एडल्ट में 2 1 2 3, ठीक है ना। बच्चों में क्या होता है? 2 1, ये जो 2 है ना, ये 2 नहीं होता है तो, और यहाँ 3 होता है, ये नहीं होता। तो बच्चों में होता है 2 1 2। क्या होता है? 2 1 2। प्रीमोलर्स उनमें होते नहीं, 2 1 2। इसीलिए उनके कितने दांत होते हैं? ओनली 20 दांत होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। देन उसके बाद में विजडम टीथ, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, अक्ल दाढ़ के बाद में। ये 20 साल की उम्र के बाद में आती है, ठीक है। नहीं, बहुत दुख देती है, 20 साल की उम्र के बाद निकलती है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत की स्ट्रक्चर है क्राउन, नेक, टूथ, ठीक है ना। ये नॉर्मल टूथ एक दिखाया गया है, इसके 3 भाग है। इसका क्राउन ऊपर वाला हिस्सा, नेक, और फिर इसका रूट नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दांत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ऊपर वाला क्राउन, बीच वाला नेक, और सबसे नीचे वाला हो गया रूट, यानी कि उसकी जड़। फिर यहाँ पे टंग, जीभ के बारे में सुना होगा आपने। टंग जो होती है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। देखो क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। आप आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, हिला डुला सकते हो, ठीक है ना। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल केविटी, हमेशा हमारे जो नीचे की बक्कल केविटी है ना, उससे अटैच रहता है, ठीक है ना, बक्कल केविटी से, ठीक है ना। बाय फ्रेनुलम, ठीक है ना, फ्रेनुलम के जरिए से। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रेनुलम, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये जीभ का, तो ये फ्रेनुलम होता है नीचे, इससे जुड़ा रहता है, ठीक है ना। टंग, टंग के बारे में आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी होती है हमारी बॉडी, क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी है, बहुत ही मजबूत मसल होती है टंग, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे टंग। टंग के अंदर ही इसका जो ऊपर के इसके बताए हैं, इसके पार्ट्स बताए हैं कुछ, ठीक है ना। इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, पहली होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं? ये देखो टेस्ट बर्ड है ना, ये जो हमें खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, उनको उनका बताता है, जायका बताता है उनको कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो कैसी है। ये जीभ का काम हो गया। फिर फेरिंग्स, तो देखेंगे यहाँ पर फेरिंग्स को देखेंगे। फेरिंग्स जो होता है बेसिकली, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, फेरिंग्स कॉमन पासेज होता है फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम।
यानी कि एक ऐसा रास्ता होता है जिसके जरिए से आप खाना भी खा सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं। कॉमन पास होता है खाने के लिए भी और सांस लेने के लिए भी। देखा भी होगा जब कभी नाक बंद हो जाती है तो गले से सांस लेने लगता है आदमी, क्योंकि नाक बंद हो गई, सर्दी में कभी जुकाम वगैरह हो जाता है तो नाक से सांस नहीं आता, सीधा मुंह से आता है, तो वो फेरिंग्स के जरिए से ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फेरिंग्स का दो हिस्से बनते हैं। देखो यहाँ पर दो हिस्से बनते हैं। कैसे? एक चीज होती है ग्लोटिस नाम की, देखो यहाँ पर वर्ड दिया गया है ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स ग्लोटिस। ये ग्लोटिस क्या करती है, जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं कुछ भी, तो ये सीधा जो ट्रेके वाला रास्ता होता है ना उसे बंद कर देती है। तो खाना या पानी कुछ भी चीज है सीधे जाएगी ओइसोफेगस में। किस में जाएगी? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के जरिए से वो स्टमक में, और स्टमक के जरिए से आपको पता है फिर आगे की प्रोसेस डाइजेस्ट होगा। अब मान लो अगर ऐसा होता है कि कोई भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं और वो हमारे स्टमक में न जाके फेफड़ों वाले रास्ते में चला जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। अगर पानी फेफड़ों में चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, मर जाएगा इंसान, या खाना चला जाए। तो इसलिए एपिग्लोटिस का काम जो है, या ग्लोटिस का काम क्या होता है कि ये फूड पाइप वाले रास्ते को खोलता है और कौन से रास्ते को बंद कर देता है? ट्रेके वाले रास्ते को बंद कर देता है जब भी हम क्या करते हैं? खाना या पानी पीते हैं। ठीक है ना? कभी तुमने देखा होगा जल्दी में तुम पानी पी रहे, धसका उठ गया, तो धसका क्यों उठता है कि कभी ऐसा होता है किसी दिन ग्लोटिस बंद ना हुआ अच्छे से, तो थोड़ा बहुत पानी जो है ट्रेके में घुसने की कोशिश करता है। कहाँ पे? ट्रेके में। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतने सेंसेशन सिस्टम होते हैं, एकदम वो धसका लग जाता है और पानी वापस बाहर निकल जाता है। देखा होगा आपने, बॉडी से बाहर ही आ जाता है। फिर ये ओइसोफेगस है, इसकी बात तो हमने कही थी। यहाँ पे माउथ से जैसे आपने कोई खाना चबाया तो ये ओइसोफेगस, ये वाला देखो रास्ता है जो मैं बता रहा था आपको, ट्रेके वाला जो लंग्स में जा रहा है, और ये फिर जो है आपका हो गया ओइसोफेगस, ये खाना जा रहा है फूड। ठीक है ना? तो ये जो है ना नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है, बारीक होती है ट्यूब होती है, 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये कहाँ तक जाती है? स्टमक तक जाती है। ये हमारा जो अमाशय होता है ना पेट का अंदर, उस तक जाती है। पास थ्रू ए डायफ्राम, ठीक है ना? और डायफ्राम के जरिए से, यहाँ से डायफ्राम से पास होकर ये जाती है। ठीक है ना? बेसिकली तो ये फूड पाइप हो गया, इसे फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा किस तरीके से जाती है। कोई ये फूड था, फूड के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये जाके सीधा मिलेगा कहाँ पर? स्टमक में। कहाँ पर? स्टमक। ये स्टमक है तो ये स्टमक में मिल जाएगा। अभी इसके बारे में मैंने बताया आपको स्टमक के बारे में। ठीक है ना? कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है ना? थोड़ा सा देख लेंगे और भी। स्टमक जो होता है बेसिकली एक लार्ज मस्कुलर जे शेप का ऑर्गन होता है। जे जैसी शेप है इसकी, इसकी जैसी जे, जैसे जे होता है ना ऐसी शेप इसकी है। तो जे के जैसी इसकी क्या है? शेप है, जैसा जे होता है। ठीक है? और लार्ज है, मस्कुलर है, लाइंग जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा डायफ्राम का हिस्सा ही होता है छाती तक का। छाती के बिल्कुल जो छाती खत्म होते हैं ना, डायफ्राम खत्म होता है हमारा, जिससे हमारी पसलियाँ जुड़ी रहती है रिब्स, उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है ये आपका स्टमक होता है। ठीक है ना? स्टमक के 3 भाग होते हैं मेजर, एक कॉर्डियल होता है, एक फंडिक होता है, और एक क्या होता है? पाइलोरिक होता है। कॉर्डियल, फंडिक और क्या होता है? पाइलोरिक। 3 इसके जो है मुख्य भाग होते हैं। ठीक है ना? ये देख रखे कहाँ कहाँ होता है? पहला फंडिक भाग होता है, फंडस, दूसरा कार्डियक, और सबसे नीचे का होता है कौन सा? पाइलोरिक। बताया मैंने इसमें फूड रहता है कितने घंटे? 5 से 6 घंटे के करीब फूड इसमें रहता है। ठीक है? देन उसके बाद में देखते हैं ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि जहां पर स्टमक खुलता है किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। स्टमक किसके अंदर खुलता है? जाके ड्यूडेनम में खुलता है। उस खुलने वाले पॉइंट को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि यहाँ पर डाइजेशन हुआ फूड का, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो सीधा जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ से उसका अवशोषण शुरू होगा, एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, आपने इसके बारे में देखा भी होगा। लॉन्ग हाईली कोइल्ड होती है, नैरो ट्यूब होती है, लंबी है, बहुत ज़्यादा ट्यूब 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 ऐसा कोइल हुई हुई है। ठीक है ना? और इसके बारे में बता रहे हैं लगभग 7 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? लगभग 7 मीटर लंबी, 7 मीटर लॉन्ग हो सकती है। ठीक है ना? और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। डायमीटर मतलब इसकी ऐसे करके मोटाई के चौड़ाई के लिए कह लीजिए, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की। डिवाइडेड होती है ना ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, यानी कि इसके 3 हिस्से होते हैं। ड्यूडेनम, एक तो ड्यूडेनम, और एक क्या है? जेजुनम, और एक कौन सा है? इलियम। ये 3 इसके हिस्से हैं या भाग हैं। देन उसके बाद में आते हैं ड्यूडेनम। सबसे पहला भाग देखते हैं इसका, ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई, एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है, यू के शेप का होता है। ठीक है ना? यहाँ पर जो है ना इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर है ड्यूडेनम, इसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। देखो ये पूरा पूरा ड्यूडेनम। ठीक है ना? तो ये यू शेप का होता है,
एरिया ऑफ डाइजेशन, यहाँ से डाइजेशन शुरुआत हो जाती है, अवशोषण शुरू हो जाता है। रिसीव्स कॉमन ओपनिंग ऑफ द बाइल एंड पैंक्रेटिक डक्ट्स, तो यहाँ पर रिसीव हो जाते हैं, कॉमन ओपनिंग है, ठीक है ना, बाइल के लिए भी और पैंक्रेटिक डक्ट के लिए भी। तो यहाँ पर बाइल जूस भी देखो, यहाँ से बाइल जो ग्लैंड है ना, ये वाली, ये बाइल ग्लैंड है लीवर से नीचे, तो यहाँ से बाइल का जूस भी इसी में जाता है, देखो ये यहाँ मिल रहा है। और ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी इसी से जुड़ता है जाके। तो देखो दो पॉइंट जुड़ रहा है यहाँ से, एक तो ये जुड़ रहा है आपका गाल ब्लैडर से बाइल आ रहा है यहाँ पे, और पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस आ रहे हैं। तो इसके अंदर दो तरह के जूस आते हैं, जूस का मतलब हार्मोन, एक तो किसका, बाइल का, और एक किसका, पैंक्रियाज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पर जो है बाइल और पैंक्रियाज आके जुड़ता है। तो दोनों के दोनों ड्यूडेनम में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं, ड्यूडेनम में, ठीक है ना। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है पहले से ऑलरेडी। फिर आता है जेजुनम, या बोर्ड वगैरह में कहीं भी पूछ लेते हैं। जेजुनम क्या होता है, कोल्ड एंड लॉन्गर वाला हिस्सा होता है इसका, जो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और लॉन्गर यानी कि बड़ा हिस्सा होता है, ये जेजुनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर इलियम वाला हिस्सा है, ये भी हाईली कोल्ड होता है, ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत में खुलता है, यहाँ पर जाकर, यहाँ पे ये अटैच होता है बड़ी आंत में, ठीक है ना, ये बड़ी आंत है। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पर भी अवशोषण ही होता है, खाने का अवशोषण होता है, जो भी आपने खाया उसका अवशोषण होगा। फिर उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ये बड़ी आंत का डायग्राम आपके सामने है, ठीक है ना। बड़ी आंत ये शुरू हो गया, यहाँ से छोटी आंत इसमें खुल जाएगी ऐसे, फिर खाना ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं स्कैंडिंग, जिसमें ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रही है खाने को लेकर स्कैंडिंग, जो ऐसे करके फिर ये जा रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और जो नीचे लेकर आ रही है खाने को उसको बोलते हैं डिस्कैंडिंग, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कि इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर इकट्ठा होता है रेक्टम, क्या बोलते हैं, रेक्टम। और फिर ये एनस है जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसके भाग। देन उसके बाद में आता है कैल्शियम, इसका भाग है, ठीक है ना। ये वाला जो इसका पार्ट है ना, कैल्शियम वाला पार्ट दे रखा है, स्मॉल ब्लाइंड सेक एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है ना, उससे बोलते हैं स्मॉल ब्लाइंड सेक बोलते हैं। प्ले नो रोल इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इसका कोई काम नहीं है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में यानी कि अवशोषित करने में। इट होस्ट सम सिम्बायोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कुछ इस तरह के बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। सिम्बायोट का मतलब हमारे अंतों में रह रहे हैं और बदले में हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई कहते हैं, वो ऐसा जीवाणु है, ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में को या हमें विटामिन B12 प्रोवाइड कराता है और बदले में हमारे से रहने के लिए क्या ले रहा है, जगह ले रहा है, ठीक है ना। तो कैल्शियम्स बियर ए फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अननोन फंक्शन नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें यहीं से केकम वाले भाग से ये कह रहा है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर निकल जाती है उंगली की जैसी, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका कोई फंक्शन नहीं है, बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल। पहले कभी काम करता होगा लेकिन आज काम ह्यूमन में ये नहीं करता है। आगे देखिएगा, फिर ये कॉलन है, पूरी की पूरी कॉलन यानी कि बड़ी आंत, इसके भाग वो मैंने पहले आपको बता दिए, स्कैंडिंग डिस्कैंडिंग वाले, ठीक है। फिर ये आपका रेक्टम है, रेक्टम के बारे में मैंने बता रहा हूँ आपको। रेक्टम वो होता है जहाँ पर वेस्ट फूड आगे इकट्ठा हो जाता है। जब ये भर जाता है तो ये सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को कि भाई ये भर गया है, फिर आप जो है टॉयलेट वगैरह में जाके एनस के जरिए से जो भी वेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, हमारी जो गट है यानी गट बोलते हैं इंटेस्टाइन को, आंत, उसकी फिजियोलॉजी अंदर से जो है वो कैसे दिखाई देती है। हिस्टोलॉजी मीन्स वो उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म, उसके जो उत्तक है, उसके जो टिश्यू है उनका फॉर्म कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी बाहर की लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पता नहीं कितनी बार पूछे गए कि गट की इंटेस्टाइन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, बाह्य परत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सीरोसा। क्या कहते हैं, सीरोसा। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, सीरोसा, सीरोसा। तो आउटर मोस्ट लेयर है सीरोसा। फिर जो बीच में है, ठीक है ना, उसे कहते हैं जो बीच में है सब म्यूकोसा। ये होती है मिडिल में, जो बीच में, और जो अंदर होती है उसे बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। और जो आंत का बचा हुआ खाली भाग होता है ना, जो होलो स्पेस है, ये जो बीच में बचा हुआ, इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन मीन्स जो बचा हुआ खाली भाग है वो ल्यूमेन है। तो तुम्हें याद रखने यहाँ पर तीन बातें, एक तो सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर, एक सब म्यूकोसा बीच वाली लेयर, और एक म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर। म्यूकोसा पे यहाँ पर ये उंगली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये लेयर पे, इनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। इनका काम होता है विली का फूड को आगे ट्रांसफर करना यानी कि आगे बढ़ाना है। ऐसे करके चलते रहते हैं,
फूड के पार्टिकल उनके बीच में फंस जाते हैं और ये ऐसे फूड को आगे बढ़ाती चली जाती है। तो इसका काम होता है फूड को आगे बढ़ाना। फिर देखो ये विली आ गया, ठीक है ना। तो विली जो है ये होता है आपका म्यूकोसल लेयर फॉर्म्स स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग। तो छोटी उंगलियों की जैसी फोल्डिंग होती है, इनको बोलते हैं विली, ठीक है ना। एक विली जो है 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबी होती है, 0.5 मिलीमीटर से लगा के 1 मिलीमीटर तक की लंबी होती है। ये विली की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि जो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है उस डाइजेशन को कितनी ग्लैंड के जरिए से करा जाता है वो देखेगा। एक तो होती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है ना। एक होते हैं पेंक्रियास, जिसे अग्न्याशय बोल देते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। एक लीवर आपका, ठीक है ना। एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आप समझ गए, ठीक है ना, जो डाइजेशन में काम करती है। एक होगी आपकी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, यानी कि आंतों में जो ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली जैसा आपका स्टमक हो गया वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि पेंक्रियास हो गया, ठीक है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। और ये लीवर हो गया आपका, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, मान लो अगर किसी इंसान की बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कम हो जाए तो उसको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर से लेना पड़ता है। सभी एंजाइम की पहचान ये होती है कि उनके लास्ट में ASE लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ASE लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 एंजाइम के नाम दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेस, देखो लास्ट में ASE लग रहा है, ठीक है ना। फिर है आप उसका जो है ना प्रोटीएस, ASE लग जाएगा, ठीक है ना। लाइपेज ASE लग जाएगा, ठीक है ना। तो सभी एंजाइम के लास्ट में ASE लगता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ग्रुप ऑफ एंजाइम रिलीज फ्रॉम द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन ह्यूमन। जो हाइड्रोलाइसिस जो होता है ये इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, यानी कि पचने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं बहुत ही, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सैलिवरी ग्लैंड्स दिखा रखी है। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमिक्सलरी, ये मैंने शुरू में ही बताया था कहाँ पर कौन सी होती है। पैरोटिड कौन सी ग्लैंड है, ठीक है ना। सब मैंडिबुलर कौन सी है और सबलिंगुअल कौन सी ग्लैंड है। इनसे बेसिकली सेलिवा जो स्पिट होता है, आपकी लार होती है, थूक होता है, वो बनता है, ठीक है नहीं। इसका काम होता है कि खाने को ये नमा कर देता है, लसलसीसा कर देता है, जिससे वो आसानी से अंदर जा सके हमारे स्टमक में, ठीक है। और डाइजेशन का भी काम करता है। तो फाइनली थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब विद द आईएएस पाथ। सो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। इसके हम पार्ट 2 की वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। पूरे चैप्टर की 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी जल्दी से दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली नोटिफिकेशन को घंटा भी मिस ना करें। सो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।